A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. जिसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, that is your total internal reflection and your critical angle concept. तो critical angle and total internal reflection आज हम क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इन द प्रीवियस क्लास ये क्वेश्चन होमवर्क आपको दिया गया था और मैंने बोला था ये फॉर्मूला आप लगा देना एपरेंट डेप्थ का। एपरेंट डेप्थ का आपने जैसे ही फॉर्मूला लगाया होगा, यू मस्ट हैव गॉट द आंसर 36 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे तो ये आपका आंसर आया होगा, है ना। सिमिलरली आपको एपरेंट शिफ्ट के लिए भी क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके आंसर्स ऐसे ऐसे आए होंगे, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग। होमवर्क क्वेश्चन का ये हमने दिया था आपको पिछली क्लास में, उसका आंसर है। आओ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा टॉपिक का नाम? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द टॉपिक नेम। चलिए आइए इसमें शुरू करते हैं चीजें, है ना। आओ बेटा, तो बेसिकली मान लो आपको क्या दे रखा है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे अब बेटा प्लीज, सब एक्टिव हो जाओ एकदम से, अच्छे से काम करना है यहाँ पर। आप मान लो आपको यहाँ दे रखा है रेयरर मीडियम और यहाँ पर दे रखा है आपको डेंसर मीडियम। ये रेयरर मीडियम है एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। ऊपर वाला मीडियम कैसे है बेटा? रेयरर। नीचे का मीडियम कैसे है बेटा? डेंसर। इसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एनआर है, नीचे के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? एनडी है, ठीक है ना। एनडी है, एनआर। अब मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, सोर्स है तुम्हारा यहाँ पर। क्या है तुम्हारा? सोर्स है यहाँ पर। इससे बेटा रेस निकली, इससे क्या निकली? तुम्हारी रेस चली बेटा, यहाँ से रेस गई तुम्हारी, देखो यहाँ पर ध्यान से। और ये तो तुम्हारा क्या हो गया बेटा? नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल। तो बेटा यहाँ पर ये इंसिडेंट रे क्या बाहर की तरफ निकल जाएगी, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो हो जाएगी रिफ्रैक्ट। इंसिडेंट रे क्या होगी बेटा? यहाँ पर हो गई रिफ्रैक्ट। ये आई है एंगल, ये एंगल बेटा कितना है आपका? आर के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? आपका रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? आपका रिफ्रैक्शन हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? आपका रिफ्रैक्शन हो गया। ये तो नॉर्मल सी चीज है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हारी इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारी ये रे क्या करके रिफ्रैक्ट कर गई। क्या करके बेटा? यहाँ पर ये तुम्हारी रे रिफ्रैक्ट कर गई, ये देखा गया, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन हुआ, ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। अब क्या देखा गया, अगला केस क्या हुआ, एग्जाम्पल देखेंगे कि भैया अगर एक पर्टिकुलर एंगल पर फेंका गया, ठीक है। अब दोबारा से आपका इंसिडेंट रे ये रही और यहाँ पर कोई अब क्या बना, एक एंगल बना थीटा जितना। कितना बना बेटा? थीटा के बराबर यहाँ एंगल बना। और इस थीटा एंगल पे ये देखा गया कि आपकी जो रिफ्रैक्ट करी, उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे थी, उसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनाया बेटा? 90 डिग्री के बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया। कितना एंगल बनाया भाई उसने? 90 डिग्री के जितना तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इस थीटा को बोला गया, ऐसे केस में इस थीटा को बोला गया आपका क्रिटिकल एंगल। इस थीटा को बोला गया बेटा आपका क्रिटिकल एंगल। जब भी रे डेंसर मीडियम से तुम्हारा रेयरर मीडियम में जा रही हो, तो बेटा आपका अगर इंसिडेंट एंगल, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, तो इस एंगल थीटा को बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सॉरी क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो एट क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी बोल लो, कुछ लोग आई सी बोल लो। इस एंगल पर तुम्हारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है बेटा? 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पर तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। एंड ऑल्सो जब रे कहां से कहां जा रही होती है? डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये तभी पॉसिबल होगा जब रे आपकी डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है। whenever ray is going from denser to rarer medium, then only it can be possible ना। ये रे बेटा बाहर की तरफ कब आएगी, एंगल बड़ा कब बनेगा? जब तुम्हारा डेंसर से रेयर जाएंगे। अगर रेयर से डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल के पास जाएगी ना बेटा, तभी तो दूर जा रही है यहाँ पर। तो ये आपका एक केस हो गया बेटा, ठीक है। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन पहला केस।
सेकंड केस में क्या हुआ बेटा, आपका क्रिटिकल एंगल वाला केस आया। अब यहां पर एक केस और आता है, थर्ड केस। नाउ वी हैव थर्ड केस, वन मोर केस, थर्ड केस, ठीक है ना, वन मोर केस, थर्ड केस। फिर से नॉर्मल हमारे पास, ठीक है। अब क्या देखा गया, अगर ये वाला पर्टिकुलर एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा तुम्हारा बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, अगर तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो बेटा ये देखा गया, तो बेटा ये देखा गया कि ये जो इंसिडेंट रे है ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं करी, जबकि क्या कर गई बेटा, रिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई बेटा, रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये तुमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली तुमने देखे कि बेटा ये एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पर थर्ड केस में क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्शन हुआ। तो जब भी आप डेंसर टू रेयरर जाएंगे, जब भी आप डेंसर टू रेयरर जाएं, और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो आप क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन करते हैं। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। और रिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन प्रोसेस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना बच्चा। तो ये छोटे छोटे आपके सामने नोट पॉइंट हो गए आपके सामने कि फर्स्ट केस में रिफ्रैक्शन, सेकंड केस में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, जब तुम डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हो और अगर तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, तो वो इंसिडेंट एंगल हमने बोला तुम्हारा एंगल ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल हमने उसको नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा हमने उसको, क्रिटिकल एंगल आपका नाम दिया, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा डेंसर टू रेयरर जाते हुए, अगर तुम डेंसर टू रेयरर जाते हुए, अगर तुम डेंसर टू रेयरर जाते हुए तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, तो हम बेटा उसको बोलते हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन कर जाएगा ना कि रिफ्रैक्शन। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। मुबाशिर ये चीजें समझनी नहीं है, इनको याद रखना है तुमको, मैं बता रहा हूं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। थर्ड केस में रिफ्लेक्शन, ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था यार। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेट आते तो क्लास में तुम लोग सब, फिर कहते हो समझ में नहीं आ रहा है, सब फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड यही करते रहते हो तुम लोग। हाँ देखो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, जब भी लाइट रे तुम्हारी डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, तो बेटा वो हमेशा तुम्हारा नॉर्मल से दूर जाती है। ऐसे केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तुम्हारा बढ़ता रहेगा ड्यू टू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, है ना। अब क्या होगा, अगर तुम्हारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाता है, अगर तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाता है, तो ऐसे में एंगल ऑफ इंसिडेंट को नाम दिया जाता है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। क्या नाम दिया जाता है बेटा, इसको क्रिटिकल एंगल नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया जाए, तो तुम्हारा ये पूरा जो फिनोमिनन होगा उसे बोला जाता है TIR। और ऐसे केस में यहाँ पर होता है बेटा रिफ्लेक्शन। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है बेटा, ठीक है ना। लिख लो बेटा सब, फटाफट से नोट कर लो सारे पॉइंट्स। डेंसर टू रेयरर में ही होगा ये सब, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर डेंसर टू रेयरर मीडियम ओनली। आदि ऐसा कर ले, तू ही पढ़ा ले बेटा। या तो वेट कर हर चीज के लिए। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो सर, ये होगा अब, ये होगा अब, ये होगा। नहीं लिख रहे हो तो PDF मिल जाएगा बेटा, है ना। हाँ ये PDF से ले लेना बेटा, ठीक है। चलो अब इसकी मैथमेटिक्स मुझे तुम्हें समझानी है सारी, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सब है क्या है बेटा, आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है, तो मुझे वो आपको समझाना है अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो और इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं अच्छे से अब, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका जो एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है बेटा।
तो एनालिसिस करवाएंगे आपको पहले हम। तो एनालिसिस फर्स्ट केस नंबर 1 में पहली बात हम कहां से कहां जा रहे हैं, याद रखना हमेशा डेंसर टू रेयरर केस में जा रहे हैं। डेंसर टू रेयरर केस की हम हमेशा बात करेंगे, ओनली फॉर डेंसर टू रेयरर केस। और उसमें फर्स्ट केस क्या है आपका, जब आपका टोटल रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जब तुम्हारा छोटा होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से क्या होता है बेटा, छोटा होता है, ठीक है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने। तो मुझे बताओ वो वाला केस क्या है, यही तो केस है ना। ये नॉर्मल होगा, ये तुम्हारा एंगल आई होगा, ये एंगल तुम्हारा क्या होगा, आर होगा। तो आप जरा सोच के बताओ यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा बेटा, स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा। यहाँ पर ये एन डी है और ये एन आर है। क्या एन डी साइन आई विल बी इक्वल टू एन आर साइन आर के बराबर होगा नहीं होगा बच्चों। क्या एन डी साइन आई विल बी इक्वल टू योर एन आर साइन आर के बराबर होगा नहीं होगा। बिल्कुल ये आपका स्नेल्स लॉ बोलता है, बिल्कुल ठीक है ना, दिस इज योर स्नेल्स लॉ। ओके, अब जरा यहां से मुझे सोच के बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। आप जरा मुझे बताओ साइन आर कितना हो जाएगा। क्या एन डी बाय एन आर साइन आई के बराबर, एन डी बाय एन आर साइन आई के बराबर होगा नहीं होगा। और यहां से अगर मैं आर की बात करूं तो आर कितना हो जाएगा बेटा, क्या एन डी बाय एन आर साइन आई का साइन इनवर्स। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एन डी बाय एन आर इंटू साइन आई। हाँ और ना में जवाब दो। क्या यहाँ से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो आप इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। वैसे तो आप नॉर्मली वैल्यूज निकाल लेते हो, बट ये क्या हो गया, थोड़ा मैथमेटिकल अलजेब्रिक फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हारा अगर ये मीडियम चेंज ना होता, अगर ये मीडियम तुम्हारा चेंज ना होता तो बेटा जरा ये बता क्या होता। क्या ये तुम्हारा क्या रहता है, एंगल ऑफ डेविएशन रहता फिर। भाई अगर मीडियम चेंज ना होता तो इंसिडेंट रे सीधी सीधी जाती, बट मीडियम की वजह से ही ऐसे मुड़ गया तो एंगल ऑफ डेविएशन आया नहीं है। डेविएशन के लिए एंगल हम कितना लिखते हैं, याद है आप लोगों को क्या। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे लिखा जाएगा, क्या आर माइनस आई के बराबर। क्योंकि आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो तो एंगल आर तुम्हारा बड़ा है और यहाँ पर ये आई छोटा है, तो आर माइनस आई कर दूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स तुम्हारा बेटा एन डी बाई एन आर साइन आई, और इसमें से भी माइनस कर दो आईस को। तो क्या तुम्हारे पास डेल्टा का वैल्यू आएगा नहीं आएगा। तो दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन का पूरा फॉर्मूला। सर क्या हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, कता भी नहीं। तुमको तो तरीका देखना है कैसे निकाला गया है। इसको कोई बच्चा याद करने बैठेगा तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। ऐसे अजीब सा फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, इनको समझना होता है कैसे आता है। तो फर्स्ट केस में देखो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ से आपने आर निकाला, डेल्टा इक्वल्स टू आर माइनस आई होता है, तो आपने लिख दिया। तो इस केस में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना आया, साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर साइन आई माइनस आई, ठीक है ना। याद रखना ये ओनली वैलिड फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, ओनली वैलिड फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, ये आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। सारा एनालिसिस तुम्हारा किसके लिए, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए। ध्यान रखना बेटा, टी आई आर क्रिटिकल एंगल सिर्फ और सिर्फ डेंसर टू रेयर के लिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लोग गलती इसमें करते हैं, रेयर टू डेंसर में भी फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। श्रेयस ये पिछले लेक्चर्स में आपको वैल्यू लिखवा रखी है कैसे आई थी बेटा, ठीक है ना श्रेयस। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, आर माइनस आई, आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है बेटा हमने पहले। अब नेक्स्ट आ जाओ क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल के लिए ध्यान से देखिए अब क्या होगा, ये रह गई यहां पर, क्या ये कुछ ऐसे चली जाएगी बेटा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब तुम्हारा 90 हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 90 हो गया है। और इस एंगल को हमने बोला बेटा थीटा सी। कितना बोला बेटा हमने, थीटा सी। ये मेरा एन डी है, ये मेरा एन आर है।
तो बेटा यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा कि एन डी साइन थीटा सी बराबर एन आर साइन 90। तो ऐसे केस में थीटा सी कितना आ जाएगा तुम्हारा पास, देखो जरा, क्या साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाय एन टी आ रहा है क्या? तो क्रिटिकल एंगल तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाय एन टी। अब एन आर तो छोटू और एन डी बड़ा, तो इसको याद करने के लिए कैसे कर लो, साइन इनवर्स छोटी बाय बड़ी वैल्यू। कैसे याद कर लो, साइन इनवर्स छोटी बाय बड़ी वैल्यू करके आप याद कर लीजिए। और यही एंगल क्या है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल है। ये एंगल क्या है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल है। डेफिनेशन पिछले पेज में तुम्हें दे दी गई थी, राइट। रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और अगर ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया जाता है बेटा क्रिटिकल एंगल। थीटा सी से लिखो या फिर आई सी से भी अगर लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है गाइस। ओके बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर डेल्टा कितना होगा, 90 माइनस थीटा सी, एंगल ऑफ डेविएशन क्या 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा ना यार। हाँ जी बेटा, देख लो यहाँ पर 90 माइनस साइन इनवर्स एन आर बाय एन डी के बराबर, थीटा सी की वैल्यू होगी 90 में थीटा से माइनस कर दो। कैसे सर, अरे देखो ना यार, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 है, फॉर्मूला लगा दो तुम यहाँ पर डेल्टा का। इतना एंगल तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा होगा। ये टोटल एंगल तुम्हारा आर है, इसमें से तुमने थीटा सी माइनस कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस, थर्ड केस। अब नेक्स्ट केस क्या है, टी आई आर। टी आई आर के लिए भी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयरर। बेटा ये काफी बच्चे यहाँ गलती करेंगे, मैं इसलिए दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, डेंसर टू रेयरर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसर टू रेयरर मीडियम में ही तुम्हारा क्या होगा, टी आई आर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो टी आई आर सबसे पहली बात, डेंसर टू रेयर मीडियम तुम्हारा जानी चाहिए, लाइट लाइट मस्ट गो फ्रॉम तुम्हारा डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है ना। और फर्स्ट कंडीशन तो यही है, मस्ट मस्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है ना। इसको मैं इनफैक्ट प्रॉपर्ली लिख देता हूं तुम्हारे लिए, जिससे तुम धोखा ना खाओ, कि लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा इसमें, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन योर थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन योर थीटा सी। क्रिटिकल एंगल से अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तभी तुम्हारा क्या होगा, टीआईआर होगा। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसके फिगर बना लो फटाफट से। ये आपका नॉर्मल है, बिल्कुल आदि, यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये जाएगी इंसिडेंट रे, ये लौट के आ जाएगी। अब क्या हो जाएगी बेटा, ये लौट के आ जाएगी। तो ये तो तुम्हारा बना इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पाई माइनस 2i के बराबर, बोलो बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लॉज यहाँ पर लगेंगे अब तुम्हारे पास, ठीक है गाइस। फटाफट से देख लीजिए सारी वैल्यूज, पूरा पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके दिया है। यहाँ पर जल्दी से देखो, तो यहाँ पर जो डेल्टा हुआ वो कितना है बेटा, पाई माइनस 2i के बराबर आया। कितना है बेटा, पाई माइनस 2i के बराबर आया, देख सकते हो, यू कैन सी द रिजल्ट। बेटा सब कुछ आप यहाँ पर पैराक्सियल रेस के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना प्रखर, एवरीथिंग इज फॉर योर पैराक्सियल रेस ओनली।
आ जाओ आगे, सब लोग लिख लो यहाँ पर फटाफट से। लिख लिया तो इसमें आगे मूव करेंगे अब हम। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या आपको डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन मिला यहाँ पर? क्या आपको डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन मिला फर्स्ट केस में? यस और नो बेटा? क्या फर्स्ट केस में डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन मिल गया? क्या इन सेकंड केस आल्सो यू हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई? क्या इन सेकंड केस आल्सो यू हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई बेटा? यस, इन द बोथ केसेस यू हैव, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में तुम्हें डेल्टा और आई का बेटा क्या रिलेशन पता है। तो क्या मैं यहाँ पर डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जरा सोचो बेटा, इसका ग्राफ सर हमारी औकात के बाद है क्या? इसका ग्राफ बेटा हमारी औकात में है बनाना? कैसा ग्राफ हमारी औकात में है बनाना? बेटा सर हम ये इक्वेशन का ग्राफ तो बना नहीं पाते सर, हम इतने तो छोटू से नादान से हैं, इसका तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो इसका ग्राफ मैं हमने क्या कर रखा है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर ये बना के रखा हुआ है। हमको तो सीधे सीधे ग्राफ के बारे में बात करनी है, जो ग्राफ गिवन है वो हमें सीधा रट्टा मारना है और ग्राफ का एनालिसिस सीखना है हमें। क्या सीखना है हमें? ग्राफ का एनालिसिस सीखना है। तो कोई भाई बंधु, नादान बच्चा परिंदा अगर ऐसा ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ कैसे बना है, तो बेटा पहले बता दूं, लगा रहे बेटा मैथ्स में, जब 20 साल हो जाएंगे तब ये ग्राफ आ जाएगा तेरे पास कैसे बना, अदरवाइज याद रख। हाँ, सेकंड पार्ट का ग्राफ कैसे बना वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वो तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन तभी मैंने आपको करवाई है कि बेटा देख लो, क्रिटिकल एंगल है, देखो यहाँ पर है ना, दिस द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डाल सकते हैं आप? ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। और याद रखना फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए ग्राफ है ओनली, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए, ओनली वैलिड फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम। और ये थीटा सी है। अब आप जरा सोच के बताते रहना ये वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, ये तो तुम्हें सोचनी है चीज ना। अरे क्या हो गया यार, इसको अटक क्यों गया ये? अटक गया ये, पता नहीं क्यों। आप बना लो ग्राफ या फ्लावर से, प्लीज ड्रॉ दिस। हाँ, इसका एनालिसिस मैं सिखाऊंगा कि यहाँ से सवाल बनते हैं बढ़िया बढ़िया, एनालिसिस करवाना मेरा काम है बिल्कुल। आप ड्रॉ करो फटाफट से, एवरीवन प्लीज ड्रॉ द ग्राफ। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला पोर्शन पैराबोला है? इज इट अ पैराबोलिक कर्व? यस और नो? इज इट अ पैराबोलिक कर्व? यस और नो? हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस करे जा रहे हो। ये इक्वेशन क्या पैराबोला की इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन पैराबोलिक कर्व है? एकदम जो यस यस दबाते हैं ना, करते हैं एकदम, यस ध्यान से देखा करो, इक्वेशन से ग्राफ बनता है। तो ये इक्वेशन लग पैराबोला रहा है, बट है क्या? नहीं, इसकी क्वेश्चन लिखवाई मैंने तुमको जब तुम्हारा आई आई से छोटा होगा। वाह बेटा वाह, सर ये एलिप्स है। अरे भगवान, भगवान कहां से आते हैं ऐसे लोग? कौन है ये, कहां से आए हैं? ये रैंडम ग्राफ है कोई भाई? ये क्वेश्चन हाइपरबोलिक की क्वेश्चन है क्या? कौन गधा बोल रहा है ये हाइपरबोला की क्वेश्चन है? कि तुम लोग मैथ में भी, अच्छा सर सॉरी मैं भूल गया था यार, तुम मैथ वाले बच्चे हो ना, अलग लेवल चलता है तुम्हारा। इनको ये क्वेश्चन हाइपरबोला एलिप्स लग रही है यार, अलग, मस्त, अलग ही जिंदगी है सर हमारी। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है ये, पता नहीं क्यों बोल रहे हो।
बेटा मैं मैथ की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ बेटा। ये तुम्हारी दिक्कत है बेटा। मैंने कहा पढ़ लिया करो यार, 11th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो वहां से। पढ़ लो उसको अच्छे से यार। यहाँ पर थीटा सी की वैल्यू पुट करोगे ना, तो वैल्यूज यहाँ पर तुम्हारे पास आएंगी, तो यहाँ पर तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पाई माइनस 2 थीटा सी के बराबर। जब आई क्यू थीटा सी पुट कर दोगे और यहाँ पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, जब यहाँ पर आई क्यू क्वेश्चन थीटा सी पुट की जाएगी तो वैल्यू आती है पाई बाई 2 माइनस आई सी के बराबर। जब इस वाले फॉर्मूले में आई की वैल्यू थीटा सी पुट कर दोगे, और थीटा सी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है ना, तो यू विल गेट द वैल्यू पाई बाई 2 माइनस आई सी के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया यार। ये क्या बन गया, तुम्हारा ग्राफ बन गया बच्चा। तो पूरा ग्राफ है डेल्टा और आई के बीच में। अब यहाँ से सवाल सर कैसे बन सकता है, क्या क्या होगा, उसको मैं आपको समझाऊंगा। अरे थीटा सी की वैल्यू रखो ना बेटा, कितनी हो थीटा सी की वैल्यू, साइन इनवर्स एन आर बाय एन डी। तुम्हारी फिजिक्स कमजोर नहीं है यार, तुम्हारी मैथ दिक्कत देती है तुम लोगों को, और तुम लोग उस पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते हो और रोते रहते हो फिजिक्स को लेकर। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर। अब मैं करवाऊंगा इसका बेटा आपके पास एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू द एनालिसिस। फटाफट से बताओ कि आपने ग्राफ अपने बना लिया। शिखा म्यूट कर ले बेटा अपने आप को, आप अपने आप से अनम्यूट हो जा रहे हो बार बार। यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आएगी सर, थीटा सी की वैल्यू उठाओ और इसमें क्वेश्चन पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा सी इन दिस इक्वेशन। अरे जब आई की वैल्यू थीटा सी है, जब आई की वैल्यू थीटा सी है, तो यहाँ पर लगा दो, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। और जब आई की वैल्यू थीटा सी है, तो बेटा इसमें भी पुट कर दो, तो यहाँ पर भी आ गया आंसर पाई माइनस 2 थीटा थीटा सी। जब आई क्यू थीटा सी के बराबर हो, तो ये जब तुम्हारे आई की वैल्यू यहाँ पर भी थीटा सी के बराबर हो, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। बार बार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं सर ये कैसे आए कैसे आए, करोगे तो आएगा ना बेटा, करते ही नहीं हो तुम। चलो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये देखे जाए, ये दूरी को देखो जरा फटाफट से, ये दूरी और सेम टू सेम नीचे वाली दूरी, क्या सेम है डिफरेंट है? ये वाली दूरी और नीचे वाली दूरी सेम होंगी डिफरेंट होंगी? जल्दी सोचो, तन्मय जल्दी सोच। अगर मैं इसको y बोलूंगा तो क्या ये भी y होगा या y डैश हो जाएगा? डिफरेंस बताओ भाई, सेम है डिफरेंट है? सेम है। अगर ये भी y है तो ये भी क्या है बेटा, तुम्हारे y के बराबर है। ठीक है ना, ये भी y है तो ये भी कितना होगा, y के बराबर होगा। चलो पहला चीज तो हमको यहाँ पर मिला बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको बोला गया एक डेल्टा के बारे में, आपको डेल्टा गिवन है, देखो क्या गिवन डेटा, आपको डेल्टा गिवन है बेटा, यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा। आपको क्या गिवन है बेटा, डेल्टा की वैल्यू गिवन है। और अगर अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 माइनस आई सी के बराबर आ गई, है ना, अगर डेल्टा की वैल्यू तुम्हारे पास पाई बाय 2 माइनस आई सी के बराबर आ गई, ठीक है ना, if in first case the value of delta is basically less than pi by 2 minus ic, तो आप मुझे बताओ क्या डेल्टा कौन से रीजन में होगा, नीचे वाले रीजन में ऊपर वाले रीजन में? तुमको तो ग्राफ पढ़ाना सिखाना पड़ेगा पहले। इस रीजन में ऊपर वाले रीजन में, अगर डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 नीचे वाले रीजन में, तो नीचे वाले रीजन के लिए, तो नीचे वाले रीजन के लिए कितनी वैल्यू ऑफ आई आ रही है बेटा? ऐसे ये डेल्टा कितनी वैल्यू ऑफ आई के लिए आ सकता है बेटा? क्या दो वैल्यूज के लिए? ध्यान से देखेंगे अगर, तो बेटा कितने के वैल्यू के लिए आएगा, दो वैल्यूज के आएगा, एक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब ये वाला डेल्टा कैन अकर, दिस डेल्टा कैन अकर फॉर टू वैल्यूज ऑफ आई। ये वाला डेल्टा दो आई की वैल्यू के लिए आ सकता है, एक तो आई जो लेस देन आई सी है, और एक आई जो ग्रेटर देन आई सी के बराबर है। क्या देख पा रहे हो, ये आई मतलब थीटा सी ही है बेटा, ये आई सी इक्वल टू थीटा सी ही होता है। मैंने बोला ना, अगर मैं आई सी लिख दूं थीटा सी लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो मतलब एक बार तो ये रिफ्रैक्शन वाला केस, और एक बार बेटा ये टी आई आर वाला केस, ठीक है ना।
तो 2i के लिए देखो, अगर ये वाला डेल्टा तो 2i पॉसिबल है ऐसे में, तो तुम्हें चेक करना पड़ता है कौन से वाला केस होगा, है ना। ऐसे ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब तुमसे छोटे छोटे यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर डेल्टा यहाँ पर लाई कर रहा है तो क्या पॉसिबल है, अगर डेल्टा यहाँ से आके बीच में लाई कर रहा है तो क्या पॉसिबल है, ओनली रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन, या बोथ, बोथ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ कैन बी पॉसिबल, है ना। तो आपको वो चीजें बेटा चेक करनी पड़ती है, वो आपको बेटा चीजें यहाँ से चेक करनी पड़ती है, समझे नहीं समझे। अच्छा सर, और अगर डेल्टा की वैल्यू पाई माइनस 2t से पाई बाय 2 माइनस थीटा सी से छोटा, देखो अगर डेल्टा की वैल्यू इस रीजन में लाइक कर रही है, इफ डेल्टा की वैल्यू इस रीजन में लाइक कर रही है, तो मुझे बताओ बेटा कितना वैल्यू ऑफ आई पॉसिबल है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही आई के लिए होगा। बेटा ये ग्राफ से सवाल है, इसमें तो आपको ग्राफ आने ही चाहिए, पढ़ना कैसे करते हैं रीड, है ना। तो ग्राफ कैसे रीड करते हैं तुम्हें आना ही चाहिए यार, तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ग्राफ पढ़ना नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, ऐसे कैसे चलेगा। ओनली वन वैल्यू, मैं यही बोलता हूँ बार बार, आपको रोज रिवाइज करना चाहिए ग्राफ, आप प्लीज पढ़े अच्छे से कैसे रिलेट करनी चीजें। इट विल हैपन फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ आई, और ये आई किसके लिए होगा, ग्रेटर देन आई सी या लेस देन आई सी वाला केस। इट विल हैपन ओनली फॉर आई ग्रेटर देन आई सी, इट विल हैपन ओनली फॉर आई ग्रेटर देन आई सी, मतलब क्या यहाँ पर सिर्फ टी आई आर के लिए पॉसिबल है ये वाला रीजन, दिस रीजन इज ओनली पॉसिबल फॉर टी आई आर, दिस रीजन इज ओनली पॉसिबल फॉर टी आई आर, ये रीजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टी आई आर के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। ओके गाइस, ध्यान से देखो, पूरा ग्राफ का एनालिसिस मैंने तुम्हें करवा दिया है। यहाँ पर मैंने एक चीज बता दी है कि पहले केस में अगर डेल्टा तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस आई से छोटा होगा तो बेटा ये पॉसिबल कब हो सकता है, टीआईआर के केस में भी और रिफ्रैक्शन वाले केस में भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, दो वैल्यू ऑफ आईसी के लिए पॉसिबल है। अगर डेल्टा तुम्हारा इन दोनों के बीच में आ रहा है तो बेटा ये कब पॉसिबल है, जब आई की वैल्यू आई सी से बड़ी होगी, ठीक है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ टीआईआर में ही पॉसिबल होता है, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर टीआईआर बच्चा, ठीक है गाइस, दिस ओनली पॉसिबल फॉर टीआईआर। और इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, थियोरेटिकल मेनली चीजें तुम्हारी खत्म हो गई है, इसमें बस फॉर्मूला फॉर्मूला पर एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, बट क्या इतना पार्ट अभी तक समझ में आ गया, ग्राफ वाला पोर्शन, क्या ग्राफ वाला पोर्शन क्लियर हो गया सबको, चलो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा दो पहले, यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स √2 है, और आपको दे दिया गया है कि नॉर्मल है, और आपको ये एंगल दिया गया बेटा 60 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए सर करें, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बताएं। करें सब लोग सवाल, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा यहाँ पर, in the first case find the value of angle of deviation। सेकंड केस मैं बाद में दूंगा तुम्हें वैल्यू, पहले तो फर्स्ट केस क्लिक करो। गलत आंसर है वरदान, ठीक है, नहीं वरदान, हाँ गलत आंसर बेटा, बिल्कुल देवराज, रिया, तन्मय आदि करेक्ट आंसर्स बेटा, प्रखर करेक्ट आंसर बेटा, बाकी भी करो। अदिति यस करेक्ट आंसर बेटा, अदिति बिल्कुल सही। नो आकाश गलत आंसर, नो मुबाशिर,
मुबाशिर, आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है बेटा. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. Yes, Vardhan, now your answer is correct. Raghav, correct. अलीशा, जिया, कविश है. कितना कितना बड़ा नाम है भाई ये. अलीश, क्या नाम है इनका, हम भी पढ़ेंगे नाम. अलीशा, जिया, कविश. कविश है. क्या हुआ बेटा, आपने हैंड रेस किया था. अंजलि, बच्चे बड़ा ही डिफिकल्ट सा आंसर लिखा है यार. इतना इतना दिक्कत कैसे. सिंपल आंसर है. देखो सब लोग देखो बेटा, यहाँ पर अगर तुम देखोगे बेटा तो पहले क्या लगा दो, एक बार देखो क्या ये डेंसर टू रेयर जा रहा है. देख सबसे पहले चेक कर, क्या ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं बेटा. तो डेंसर टू रेयर वाले सवालों में ना आप सबसे पहले क्या किया करें, जब भी आप डेंसर टू रेयर में जब जा रहे हो, जब भी आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो तो एक चेक पॉइंट डाल लिया करो कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना होगा. क्रिटिकल एंगल निकालोगे अगर थीटा सी, तो साइन इनवर्स 1/√2 करोगे तो 45 डिग्री के बराबर आ रहा है. दिख रहा है क्या. थीटा सी साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री के बराबर आ रहा है ना. और अगर तुम ये देखोगे ये 90 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा बड़ा आ रहा है आई सी से, मतलब थीटा सी से तुम्हारा बेटा आई बड़ा आ रहा है. दिख रहा है क्या, क्योंकि 60 तुम्हारा बड़ा है ना 45 से. मतलब कि यहाँ पर टी आई आर होगा, नहीं होगा. मतलब कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, टी आई आर होगा. ऐसे केस में डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस 2 आई के बराबर. और वो वैल्यू कितनी आएगी, पाई मतलब कितना 180. 180 माइनस 2 इंटू 60 दैट इज 60 डिग्री. और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ना ऐसे. दिस रे विल रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा. क्या बच्चों क्लियर हुआ. पहले आप चेक करो कि आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो. अगर हाँ तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करो. क्रिटिकल एंगल से अगर तुम्हारा आई की वैल्यू बड़ी है तो तुम्हारा टी आई आर होगा. और टी आई आर केस में डेल्टा कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 आई के बराबर. ठीक है गाइस, तो ये वैल्यू हो गई अब आपकी. ओके, अब मैं आपको दे रहा हूं अगला केस 30 डिग्री. नाउ फाइंड फॉर दिस, नाउ फाइंड फॉर दिस एंगल ऑफ डेविएशन निकालो फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे बेटा सब. Please find the value of angle of deviation for this part. देखो यहाँ पर देख लो, सीधे सीधे वैल्यू मत, यहाँ पर ये पहले चेक किया करो टी आई आर हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है ना, तो चेक पॉइंट डालना बहुत जरूरी हो जाएगा बेटा. सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर सवाल, इसके लिए आप सॉल्व करें प्लीज. ओके, हाँ 15 आंसर काफी सारे बच्चे दे रहे हैं. अरे हर्षित, सोनी, आज तुम भी आए हो, ऐसे कैसे महीनों बाद. यस अंजलि, अब सही आंसर है बेटा. यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू थीटा सी से छोटी है ना. द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन थीटा सी, है ना. तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, 30 थीटा से छोटा है. मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन के केस में, और रिफ्रैक्शन केस में तुम्हें डेल्टा निकालना पड़ेगा. कैसे बेटा, पहले तो तुम क्या निकालोगे, यहाँ पर आर निकालोगे. फिर आर के बाद तुम क्या करोगे, आर में से आई को माइनस करोगे, है ना बेटा. तो यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन होगा, तो सबसे पहले आप आर निकालें. ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा दो. क्या लगाओगे स्नेल्स लॉ से, √2 sin 30 इक्वल टू 1 साइन आर के बराबर, है ना. तो यहां से तुम्हारे पास साइन आर कितना आएगा बेटा, ये कितना होता है साइन 30 1/2 होता है ना. तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 45 डिग्री के बराबर. अगर आर की वैल्यू 45 आ गई तो डेल्टा कैसे निकलेगा, आर माइनस आई.
तो डेल्टा विल बी इक्वल टू योर आर माइनस आई के बराबर। आर कितना है 45 डिग्री और माइनस आई, आई कितना है 30 डिग्री। तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। और कैसे जा रहे हैं बेटा क्लॉकवाइज। क्या बेटा दोनों पार्ट क्लियर हो गए आपको? क्या बच्चों दोनों पार्ट क्लियर हो गए? हाँ जी। अब काफी सारे बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जो बेटा फॉर्मूला लगा रहे होंगे, वो बड़ा सा फॉर्मूला। कितने लोगों ने फॉर्मूला वैल्यू पुट करने की कोशिश करी सीधे सीधे? डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एन डी बाय एन आर साइन आई, कुछ ऐसे फॉर्मूला जो आया था आपका माइनस आई। कितने लोगों ने ये फॉर्मूला करने की कोशिश करी? तो बेटा एग्जाम में क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा? क्या एग्जाम तक ये फॉर्मूला तुम याद रख पाओगे? हाँ जी, मुझे तो नहीं लगता यार। नो सर। हम ये फॉर्मूला नहीं याद कर सकते, ये तो अलग ही बात है। तो बेटा तरीका सीखो, तरीका सीखो। कैसे निकाला गया? पहले स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से आर निकाला, फिर उसके बाद तुमने डेल्टा कितना लिखा? आर माइनस आई लिखा। ठीक है बच्चे? फॉर्मूला मत लगा देना। तो काफी बच्चों ने फॉर्मूला लगा के ना वैल्यू लिख के मुझे दे दी है, बहुत लोगों ने ऐसे किया है। और फिर कह रहे सर ये सॉल्व कैसे होगा? ऐसे मत किया करो यार, ठीक है? हाँ सर अभी भी याद नहीं है फॉर्मूला, करना भी नहीं है बेटा, यू डोंट हैव टू, याद नहीं करना इसे, ठीक है ना? आप स्नेल्स लगाओ, आर निकालो, आर के बाद डेल्टा फॉर्मूला लगाओ। ये ज्यादा आसान है करना एज कम्पेयर टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पर बच्चे करते हैं ना कभी कभी एनआर पे एनडी कर देते हैं, पता नहीं चलता कौन बड़ा कौन छोटा। इसके लिए बोल रहा हूँ ये ऐसे, ये मत यूज करो उसको, ठीक है ना? चले आगे चले अब सवाल करने के लिए। चलो यार, तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ अच्छा सब। सबसे पहले ना ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है? ओके। हाँ अंशिका, तभी मैंने बोला बेटा वहां पर तुमने वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ जाएगी, सॉल्व करने पे वैसे हो जाएगा वहां से भी, बट ये ज्यादा अच्छा मेथड है जो मैंने भी बताया। सवाल है अगला बेटा आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंगल that can be made in glass medium if a light ray is refracted from glass to vacuum. Find the maximum angle that can be made in a glass medium of refractive index 0.5 if a light ray is refracted from glass to vacuum. सोचो और जवाब दो, सोचें और जवाब दे बच्चा। सब लोग सोचो यार और फटाफट से सॉल्व करो। तन्मय सही आंसर है। आकाश अभी गलत है यार। अदिति प्रखर गड़बड़ आंसर है। यस भूमि करेक्ट। नो मुबाशिर। यस भव्य करेक्ट। आप ये देखिए सवाल में पूछा क्या गया है। हाँ आकाश सही आंसर। नो श्रेयस। आप देखो सवाल में पूछा क्या गया है बेटा, सवाल पढ़ो एक बार। अंशी पढ़ो सवाल एक बार, श्रेयस, शशांक। मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम, ग्लास के मीडियम में, इफ अ लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम। रिफ्रैक्शन करवाना है ग्लास से वैक्यूम में। देखो गाइस, सवाल को पढ़े बिना सवाल सॉल्व ना करा करें, ठीक है ना? आपसे पूछ बोला क्या गया है, एक मीडियम है ग्लास, बिल्कुल ही आना सही आंसर है। एक मीडियम है आपके पास ग्लास और एक मीडियम दे रखा है आपको वैक्यूम। आपको ग्लास से कहां जाना है बेटा? वैक्यूम में जाना है। बट ये वाला एंगल कितना हो जिससे कि रिफ्रैक्शन ही हो, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जिससे कि आप क्या करें, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही करवाएं। ये वाला एंगल कितना हो आपका आई, जिससे कि रिफ्रैक्शन हो मैक्सिमम वैल्यू। बेटा एक चीज सोच, रिफ्रैक्शन के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया, यहाँ पर ध्यान से देखना। रिफ्रैक्शन बेटा क्या यहीं तक हो रहा है, थीटा सी तक हो रहा है। क्रिटिकल एंगल से हल्का सा भी अगर आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो क्या बेटा तुम्हारा टीआईआर हो जाएगा। मतलब कि वो क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर,
द सवाल इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. इट इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ओवर एयर. तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, तभी तो ऐसे जाएगा ना. अभी रिफ्रैक्शन हुआ, क्रिटिकल एंगल बढ़ने के बाद तो कितनी होती है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय म्यू डी. म्यू आर कितना है यार, वैक्यूम के लिए 1 होता है और ग्लास का हमको दे रखा है 1.5. वैल्यूज पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 2/3 आएगा आपके सामने आंसर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई. देखो क्वेश्चन को आपको हल्का सा लैंग्वेज टिल्ट किया उसने, तो इंग्लिश धोखा देगा ही ना कि फिजिक्स. काफी बच्चे सवाल समझ ही नहीं आया उनको समझ में आया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, उन्होंने 90 लिख दिया. काफी बच्चों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा, जबकि वो वैक्यूम में बनेगा ना यार. आपको तो ग्लास मीडियम में पूछा है, मतलब ये वैल्यू दैट इज योर थीटा सी, दैट इज थीटा सी. बच्चों समझ में आया नहीं आया, 90 वालों खासकर, क्या तुम्हें क्लियर हो गया नहीं हो गया? जितने बच्चों का आंसर 90 आया है फटाफट से बताओ, उन्होंने यही गलती करी है क्या? श्रेयस, श्रेयस क्या तुमने भी यही गलती करी थी? क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना बेटा, धोखा दे जाता है. क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना पक्का धोखा दे जाता है, बिल्कुल. चलिए आइए अगला सवाल करते हैं. अगला सवाल करेंगे क्या आप लोग अब? हाँ आपकी फिजिक्स अच्छी है, बाकी सब बेकार है. हाँ सर बिल्कुल, ध्यान से सवाल पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान से सवाल पढ़ना है. चलो यार सवाल क्या दिया है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 2 दे दिया. if light is incident in a vacuum, if light is incident in vacuum, making angle equal to twice the critical angle, making angle equal to twice the critical angle. चलिए करिए. मैंने बोला है तुम लोग टाइम लिया करो जवाब देने का यार, एकदम से आंसर लिखने की क्या जल्दी होती है, मतलब कोई यहाँ पर केबीसी चल रहा है क्या? फिंगर फर्स्ट फिंगर वाला सवाल है क्या ये? गलत आंसर दिया अश्वनी. टाइम लो, सॉल्व करो, सवाल पढ़ो, दिया क्या है पहले, पूछा क्या गया है. गलत आंसर आना बेटा, टेक योर टाइम. रिया करेक्ट आंसर, योशित करेक्ट आंसर, आदि करेक्ट आंसर. भव्या करेक्ट आंसर. आकाश न्यूमेरिकली वैल्यू गलत आ रही है बेटा तेरी. नो प्रकार गलत है बेटा. सवाल पढ़ना सब लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ो, दिया क्या है हमको. वरदान गलत है बेटा आंसर आपका. आकाश कुमार, यस आकाश ये करेक्ट है आपका आंसर. नो रोहित बच्चे, रोहित बच्चे गलत है बेटा. रोहित कैसे सॉल्व किया जरा मुझे बताना. नो अदिति, नो अक्षत. नो मुबाशिर, नो राघव, नहीं हर्षित. यस भूमि, यस प्रेक्षा. अभी चेक कर लेते हैं फाइनली. यस बस. यस राशि. देखो मुझे ना मैथ्स से बच्चों ने आंसर दिया है साइन इनवर्स √3/4, ये मुझे आंसर दिया आप लोगों ने, है ना.
क्या बच्चों आप लोगों ने यही आंसर लिख रहे हो? मैक्सिमम बच्चे मुझे यही आंसर दे रहे हैं, साइन इनवर्स √3/4। क्या यही आंसर दे रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी, मैक्सिमम बच्चों मुझे यही आंसर दिया है, साइन इनवर्स √3/4, और मैंने इसी को सही माना है बिकॉज इट इज द करेक्ट आंसर। पहली बात मैं बता दूं, ये आपका आंसर क्या है बेटा? करेक्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा जितने को भी आंसर आया है वो प्लीज ध्यान से देखो उन्होंने गलती क्या करी है। ये करेक्ट आंसर है। अब देखो तुम जिसका भी इसके अलावा कुछ आंसर आया वो देखो उन्होंने गलती क्या करी है। पहली बात तो आप मुझे ये सोच के बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम। लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम। एक मीडियम बनाया, मीडियम में एक वैक्यूम है और एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है। यहाँ पर n=1 है, यहाँ पर n= बेटा कितना है? 2 है। अब मुझे बताओ इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रही है, क्या बेटा यहाँ पर कभी भी TIR हो सकता है? क्या बच्चों यहाँ पर कभी भी TIR हो सकता है क्या? रेयरर से डेंसर जा रहे हैं ना, क्या TIR की पॉसिबिलिटी भी है कभी हमारे पास? कदापि भी नहीं, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो मतलब क्या हमेशा ही रिफ्रैक्शन होगा? तो क्या बच्चा हमेशा ही रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर, हमेशा ही क्या होगा आपका? रिफ्रैक्शन होगा। देखो ना यार, यहाँ TIR तो होना ही नहीं है। अब देख लो सवाल क्या दे रखा है। अब यहाँ पर हमें दे दिया कि हमें मीडियम के लिए और हमारा जो यहाँ पर मेकिंग एन एंगल इक्वल टू, हमें आई दे दिया। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको बेटा? आई दे रखी है 2 एंगल थीटा सी। थीटा सी कैसे निकाल सकते हैं? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, कहां से कहां बेटा? ये कितना होगा? 1/2 के बराबर। तो ये कितना डिग्री आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 30, 30 इंटू 2 60 डिग्री। तो आई की वैल्यू 60 आ गई है। अब क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ लगा दो यार। अब तो स्नेल्स लॉ लगा के आप आर निकाल सकते हो ना। तो स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1 साइन आई 60 क्या बराबर बेटा? 2 साइन आर। साइन 60 कितना है बेटा? कितना होगा? साइन 60 कितनी होती है? √3/2, और फिर नीचे 2 चल जाएगा साइन आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? साइन इनवर्स √3/4 के बराबर। ठीक है युवराज बेटा, तुम्हारा आंसर क्या यही आया था? युवराज क्या तुम्हारा आंसर यही आया था बेटा? यस और नो? मिनीषा चौधरी, क्या आपका भी आंसर यही आया था? चैट में मुझे बताएं जरूर बेटा, कितने लोगों का ये आंसर आया था? फटाफट से यस बटन प्रेस करो। जितने लोगों का सेम आंसर ये आया वो यस बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, आधे बच्चों ने तो एकदम से लग गए होंगे, अरे एंगल बड़ा है, TIR करवाता हूँ, आंसर निकालता हूँ। जबकि गेम किसने खेल दिया कि बेटा जा हम कहां से रहे हैं। बेटा क्रिटिकल एंगल कब निकालते हैं? क्रिटिकल एंगल तो आपको दे रखा है ना, वो तो आप निकाल ही सकते हो, वो तो मीडियम पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम बच्चे। तो म्यू आर म्यू सी में तो निकल ही जाएगा ना वो तो। अगर आपको म्यू आर म्यू डी पता है, डेंसर और रेयर पता है, तो थीटा सी तो निकाल ही सकते हो ना। वो तो आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? कंफ्यूज होने के लैंग्वेज दे रखी है ऐसी। ठीक है बेटा, क्रिटिकल एंगल तो तुम मीडियम का एंगल है ना, वो तो निकाल ही सकते हैं। सोनी जी, हर्षित सोनी, सही आंसर नहीं आया तुम्हारा। निधि, समझ में आ गया बेटा अब कैसे करना है? श्रेयस, क्या क्लियर हो गया बेटा? तिशा, आप मुझे चैट में बताएं बेटा यस नो करके सब लोग। करण, इजान, हर्षिता, अंशिका, अदिति। देखो बेटा यहाँ पर ना क्वेश्चन देख आसान है, दिक्कत कौन दे रही है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे प्लीज ध्यान देना यार तुम लोग, ठीक है ना। लैंग्वेज पे तुम अच्छे से ध्यान देना बेटा सब लोग। अब कुछ अच्छे सवाल करवाऊं, तो लेट अस डू सम गुड क्वेश्चंस। लेट अस डू सम गुड क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, तो तुमको पहले मैं टाइम दूंगा काम सवाल करने का, उसके बाद फिर मैं सवाल करूंगा। थोड़े से अब अच्छे लेवल के हम सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है ना।
थोड़े सिंपल लेवल के सवाल हो गए, अब थोड़े अच्छे लेवल करते हैं। डू यू वांट टू सॉल्व गुड लेवल क्वेश्चन ना? आ जाओ भाई। सवाल क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ गैस ग्लास is placed on a printed page laying on a horizontal surface. Find the minimum value of refractive index of glass for which the letters on the page are not visible from any of the vertical faces of the block. From any of the vertical faces of the block. मतलब क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास एक कागज है बेटा, वो ऐसे रखा हुआ है, और कागज के ऊपर उन्होंने क्या रख दिया? एक आपका ग्लास का रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दिया। ये रेक्टेंगुलर नहीं है पर मान लो रख दिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। और क्या बोला है कि आपके वर्टिकल फेसेस से हमको पेपर पे लिखे वर्ड्स लेटर्स नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास की क्या होनी चाहिए? ठीक है ना। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप 1 ले सकते हैं। यू कैन टेक द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज इक्वल टू 1। सवाल पढ़ो, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाओ, कोशिश करो, क्योंकि ये अच्छे लेवल का सवाल है। टाइम मैं तुम्हें भरपूर दे रहा हूं सोचने का। ज्योमेट्री यूज करनी है, ज्योमेट्री यूज करो, डायग्राम बनाओ, ठीक है। इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा फिलहाल। करें सब। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो बात अलग है, मुझे बताओ, मैं सॉल्व बताऊं फिर समझाऊं। सवाल में दिक्कत आ रही है, ठीक है। समझ रहे ना आप सब लोग ना? सब लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो मैं बोलूंगा। बेटा ये क्या दे दिया? ये है, ये तुम्हें क्या दे दिया? मान लो कोई पेज दे दिया, पेज के ऊपर ये रख दिया, और इसके ऊपर मान लीजिए आपको एक ग्लास सरफेस दे दी। ये ग्लास का है नहीं, पर मान लो ग्लास दे दिया आपको, ठीक है। और यहाँ कुछ लेटर लिखे हुए मान लो, तो वो लेटर हमको इस सरफेस से नहीं दिखने चाहिए, यहां से नहीं दिखने चाहिए, पीछे से नहीं दिखने चाहिए, यहां से नहीं चाहिए, मतलब कि इस सरफेस से वो ना दिखे। ये सवाल है। ये वर्टिकल सरफेस से आपको ना दिखे, ऊपर से दिख जाएगा कोई इशू नहीं, यहां से ना दिखे बस। इस कंडीशन के लिए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू म्यू कितना होना चाहिए आपका ग्लास स्लैब का, ठीक है। करो ट्राई। सर मेरे से नहीं होगा, ये कौन है अभी से ही हार मान गया बेटा? अभी से ही हार मान जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब सॉल्व करना शुरू करो। आनंद गलत है बेटा आंसर आपका। मैं 2 मिनट के लिए चुप हूं, आप लोग सॉल्व करें सवाल बस।
हाँ जी। नहीं अभी तो आंसर भव्या तुम्हारा आंसर नहीं है सही, अभी आया नहीं है बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप सवाल है इसके सामने, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है आपको, यू हैव टू टेल द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है भव्या, करेक्ट आंसर। यस भव्या, करेक्ट आंसर। नो हर्षित, नो आकाश, प्रखर आदि वरदान गलत है बेटा। नो हर्षित, हर्षित चौहान, हर्षित सोनी दोनों गलत। प्रखर तन्मय नहीं बेटा। आकाश करेक्ट आंसर, तिशा करेक्ट आंसर, आदि गलत है बेटा आंसर, वरदान गलत है आंसर। पारुल यादव करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। नो अंशिका। यस भव्या, वीडियो में दिखा सॉल्यूशन कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ समझ गया मैं, तरीका सही है, वेरी गुड। मतलब बच्चे करना शुरू कर रहे हैं सवाल अच्छे अच्छे, वेरी गुड। फिगर बना रही है पहले लड़के ने, उसके बाद उसने बिल्कुल बेसिक से गया। देखो कोई फॉर्मूला एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती है तो जो डायरेक्ट आंसर दे दे। मैं सही बता दूं आपको, फिगर बनाओ, आंसर में कुछ करो, देखो कैसे किया जाएगा। सवाल सब देखें कैसे किया जाएगा, है ना। अपने को क्या दे रखा है, मान लो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मतलब वो एक क्यूब टाइप का, क्यूबॉइड टाइप का दे दिया, ठीक है ना। और ये पेज के ऊपर रख दिया गया है, तो ये पेज होगा तुम्हारा। क्यों गाइस, ये तुम्हारा पेज होगा। इस पेज के ऊपर ये ब्लॉक रख दिया गया बेटा, ठीक है। ओके ना। क्या बोला है, लाइट रेस यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, बट इस ऊपर से जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, बट यहां से नहीं जानी चाहिए, उसने ये बोला हुआ है। हमें इतना पता है, ऊपर से जाए ना जाए ये नहीं बोला उसने, हमें ये बोला है कि यहां से वर्टिकल फेसिस से वो नहीं जाना चाहिए बाहर की तरफ। तो मैंने नामकरण कर दिया इसका, मान लो ए बी सी डी। यहां से नहीं जाना, मतलब कि अगर मैं बात करूं रेस की, तो मान लो कोई लेटर होगा, वो यहां से पहले एक रे जाएगी अंदर, वो इधर क्या करे बेटा, रिफ्रैक्ट करे, और यहां से अगर जाए वो रिफ्लेक्ट कर जाए। क्यों बेटा, अगर यहां से बाहर जाना अलाउ नहीं है, मतलब कि यहां पर इस बीसी वाले फेस पर मेरा टी आई आर होना मांगता है। क्या इस वाले फेस पर टी आई आर होना मांगता है, नहीं मांगता है, जल्दी बोलो। इस पॉइंट का नाम दो पी, इस पॉइंट को नाम दो ओ, ठीक है ना। और यहां से एक फटाफट से दोनों नॉर्मल को मिला दो, तो दो नॉर्मल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या यहां तक देख लो बेटा। अब चीजें देखना, इस एंगल को हमने बोला आई, इसको हमने बोला आर, इसको बोला मान लो थीटा। ये एंगल आई बोला, इसको बोला आर, इसको एंगल बोला थीटा। आप मुझे बताओ टी आई, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर तो ले लो 1, अंदर की तरफ इंडेक्स ले लो बेटा एन के बराबर। अंदर ले लो एन, बाहर ले लो 1 के बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, टी आई आर कहां पर होना चाहिए, पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी। क्या बच्चों टी आई आर होना चाहिए। पहली बात तो आप मुझे ये बता दो, क्या फिगर सबको समझ में आया नहीं आया। क्या ये जो बेसिक से फिगर हमने बनाई है बच्चों, क्या आपको ये फिगर समझ में आई है या नहीं आई है। हाँ जी, फिगर क्या बनाया, एक पेपर के ऊपर हमने क्या रख दिया, क्यूबॉइडिकल क्यूबॉइड रख दिया, और यहां से मान लो कोई लाइट रे गई, ये लाइट रे अंदर जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी इस पॉइंट पर, फिर इस सरफेस से उसको बाहर जाना है क्या। अगर ये ऐसे बाहर चली गई, मतलब मेरी आंखों को दिख जाएगी, तो ये बेटा क्या है, लेटर ऑन द पेज आर नॉट विजिबल फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टिकल फेसेस। मतलब ये वर्टिकल फेसेस से तो नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो क्या है, नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये ऐसे चली जाएगी। हाँ जी बच्चों, अरे बोलो, तो ये चलेगा ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल। सर रे तो नीचे से आएंगी ना, सर बिल्कुल नीचे से आ रही है। अगर तुम देखो ध्यान से, मैंने यही तो दिखाया था तुमको कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ से रेस आएगी और बेटा टकरा के ऊपर चली जाएगी।
ठीक है ना। तो यही तो बनाया हमने, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब हमने बोला यहाँ पर टी आई आर होना चाहिए, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए। अब मुझे टी आई आर की कंडीशन बता क्या होगी बेटा। टी आई कंडीशन क्या होगी, क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। तो मतलब आई का वैल्यू क्या साइन इनवर्स ऑफ 1/n से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये आ चुकी है हमारे पास। वी हैव आवर इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी बेटा, फिगर हम बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं यार, तुम इसको ऐसे समझो कि ये ब्लॉक कुछ ऐसे है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर यहीं कहीं आके टकरा रहा है, ठीक है ना बेटा। तुम सामने से देख रहे हो, साइड व्यू देख रहे हो इसका, ठीक है, तुम सामने से देख रहे हो इसको। तो पहली क्वेश्चन तो यहाँ पर आ गई, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन इनवर्स 1/n से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास इस ओ पॉइंट से, एट पॉइंट ओ। मुझे बताओ पॉइंट ओ पे क्या स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं मैं। तो पॉइंट ओ पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या लिखा जाएगा, 1 sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये n sin r के बराबर, n sin r के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, कितनी होगी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, आई आर और एन में एक रिलेशन मिल सकता है क्या हमको, क्या हमको आई आर और इनके बीच में रिलेशन क्या मिलेगा, कि आर बेसिकली तुम्हारा 90 माइनस आई के बराबर आएगा, नहीं आएगा बेटा। ध्यान से देखो कि आर की वैल्यू 90 माइनस आई की फ्रॉम ट्राइंगल से देखो, ट्राइंगल ओ एन पी से, ओ एन पी से हम देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 90 माइनस आई के बराबर तुम्हारे पास आ रही है। इसको पुट कर दो, पुट इन टू, तो साइन थीटा मुझे मिल जाएगा एन साइन 90 माइनस आई, तो मिल जाएगा एन कॉस आई के, कितना मिल जाएगा बेटा, एन कॉस आई के मिल जाएगा। तो मतलब मेरे को यहां से कॉस आई की वैल्यू मिल गई बेटा साइन ऑफ थीटा बाय एन के बराबर, ठीक है ना। कॉस आई की वैल्यू मिल गई साइन ऑफ थीटा बाय एन के बराबर। अगर मुझे यहां से बेटा साइन निकालना है, साइन देखो यहाँ पर ना ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/n। तो मैं साइन आई निकालना चाह रहा हूं, फ्रॉम हेयर आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन आई, इन दोनों के रिलेशन में जाएगा। तो साइन आई कैसे लिख सकते हैं यार, बेसिक फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या, रूट में 1 माइनस साइन थीटा बाय एन का होल स्क्वायर। जब ये सोच के बताएं, कितने लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट समझ में आया, कॉस आई से साइन आई कैसे निकाला गया बेटा, कॉस आई से साइन आई कैसे आया, निकला, पता चला नहीं पता चला। बाकी बच्चे कहीं धोखा ना खा जाए, यहाँ पर देखो, अरे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है बेटा, ठीक है ना। अब मेरे पास साइन नहीं आ गया, इसको मैं पुट कर देता हूं, इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट इन, पुट साइन आई इन इक्वेशन 1, पुट साइन आई इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वैल्यू तुम्हारी 1/n से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या लिख देंगे अब, क्या रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/n। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ग्रेटर देन, इधर ले जाएंगे तो बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर। तो बेटा एन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो एन शुड बी ग्रेटर देन रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेटा एन का वैल्यू तुम्हें समझ में आया यहां तक, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होनी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के रूट के बराबर होनी चाहिए। अब सवाल में तुम्हें क्या बोला गया है, एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एन की मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यार, क्या इसके बराबर ही, क्या इसके बराबर ही। तो साइन थीटा को अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो टोटल 2 आ जाएगा, 2 का रूट √2, तो मतलब एन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, √2 के बराबर।
तो थीटा अगर तुम्हारा 90 हो जाएगा तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर एन की जो वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, √2 के बराबर। तो बेसिकली √2 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, √2। अरे बेटा थीटा का सा क्या करें, क्वेश्चन में बोला तो है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। मिनिमम निकालना है तो थीटा को 90 लोगे तो ये वैल्यू आएगा नहीं आएगा भाई? कम से कम भी अगर ये वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम भी ये वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए। कम से कम भी वैल्यू तो √2 से बड़ी होगी ना बेटा, चेक करो। सोचो इसमें, अब तुम लोग सब लोग सोचो इसको अच्छे से। एन की वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए और तुम्हें यहां पर क्या करवाना है, TIR करवाना ही है। तो एन की वैल्यू मस्ट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यही तो होगी। तो एन मस्ट बी ग्रेटर देन तुम्हारा कितना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा होना चाहिए, उसके अंडर रूट से बड़ा होना चाहिए एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू √2 से कुछ भी हो सकती है, बड़ी कुछ भी हो सकती है। The value of n can be anything greater than this √2। सर थीटा की वैल्यू सर 90 क्यों होगी? अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। ये रे मुझे बता कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर मैक्सिमम। ये रे जब जाएगी तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी अंदर घुसने के लिए? मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है रे का अंदर घुसने के लिए? 90। तो वही तो पुट करूंगा ना यार। देख लो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, √2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है ना। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं, तुम लोग करके लाओगे होमवर्क में? तो इसमें पहले होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो। सब लोग पहले होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है ना। एक तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, अनदर होमवर्क क्वेश्चन इज दिस वन। तो दो होमवर्क क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, ठीक है। और ये रही एप्लीकेशन, तो इसको पढ़ लेना है, इसको रीड करना है आपको, यू हैव टू रीड दिस। हाँ अभी मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल PDF में सब कुछ मिलेगा। एंड रीड दिस पार्ट, इस पार्ट को रीड करेंगे सब, ठीक है। ये तुम्हारे CBSE में लिखने को आते हैं एग्जाम्पल। ये तुम्हें सब PDF में मिल जाएगा, परेशान मत हो। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन PDF। ये फर्स्ट होमवर्क के लिए। दिस इज द सेकेंड को होमवर्क क्वेश्चन and this is the theory which I am giving you to read it for your homework, है ना। CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एप्लीकेशन क्या होती है वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आइडिया दे दूं क्या क्या होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।